स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने शीत युद्ध 12th क्लास एनसीईआरटी को शुरू किया था और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं। उसमें हमने शीत युद्ध के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी डेटें थीं, संधियाँ थीं। अब शीत युद्ध के दौरान ही हमारे इस विश्व में घटनाएं कुछ घटित हो रही थीं, जैसे कि उसे चुनौती दी गई गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा। और इसमें आंदोलन में किस नेता का योगदान रहा, किस किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ा, भारत में उसकी क्या भूमिका रही, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। और ये आपका चैप्टर यहाँ पर आज समाप्त हो जाएगा। मैप में हम देख रहे हैं कि इसमें येलो कलर, रेड और ग्रीन 3 कलरों से दिखाया हुआ है विश्व को। ये 1946, 1991 का, या ये कहें हम इसे 45 भी कह सकते हैं, इस समय का लगभग है। क्योंकि 45 फिक्स इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जब इस तरह से इतने देश आज़ाद नहीं थे। तो ये तब की व्यवस्था है। उसके बाद बीच की उसमें क्या हुआ था कि ये प्रथम वर्ल्ड, ये सेकंड वर्ल्ड नाम से आंदा है और ये तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता था। जो देश 1947 या 45 के बाद आज़ाद हुए, अविकसित देश थे, उन देशों को तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है, तीसरी दुनिया के नाम से। तो पूंजीवादी देशों को प्रथम और साम्यवादी देशों को दूसरी दुनिया, और उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए नए देश वे तीसरी दुनिया के नाम से जाने जाते थे। और आज भी लगभग इनको इसी तरह से जाना जाता है। इनका दूसरी बात ये भी है इनके कि ये अनडेवलप हैं, इनका डेवलपमेंट अभी इतना नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये आखिर गुट बना क्यों, ये नया गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों आया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और भारत के साथ अन्य बहुत सारे देश आज़ाद हुए, उन सब देशों के सामने एक चुनौती आई कि वो अपनी विदेश नीति को कैसे स्वतंत्र रख सकें। यदि वो किसी भी गुट में शामिल हो जाते हैं तो मान लीजिए इसमें हो गए, तो उन्हें अपनी विचारधारा की अनुपालन करने या विचारधारा को लागू करने में परेशानी होगी, क्योंकि उन्हें इन देशों की बात माननी पड़ेगी विचारधारा को। ऐसे ही यदि इस गुट में हो जाते हैं तो इस गुट की विचारधारा को मानना पड़ेगा। तो इस तरह से अपनी विचारधारा को स्वतंत्र रखने के लिए और इस बढ़ते हुए तनाव को कम करने के लिए एक नए आंदोलन को जन्म दिया गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन। नेम के नाम से इसे हम जानते हैं, NAM, नॉन अलिग्नमेंट मूवमेंट। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से नेताओं का योगदान रहा, कौन कौन मुख्य थे। इसमें भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही, इसलिए इसे हम बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके गुट निरपेक्ष के संस्थापक कौन कौन हैं देखते हैं। सबसे पहले हैं जोसेफ ब्रोज टिटो, जो कि यूगोस्लाविया के थे, जर्मनी के खिलाफ लड़े और साम्यवादी सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी, यूगोस्लाविया की एकता को स्थापित किया, टिटो। ठीक है। दूसरे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। एशियाई एकता और औपनिवेशिक और निःशस्त्रीकरण के प्रयास किए और विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण से अस्तित्व की वकालत की थी इन्होंने। तो दूसरे व्यक्ति थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। तीसरे हैं गमाल अब्दुल नासिर, मिस्र के रहने वाले थे ये और मिस्र के शासक रहे ये 1970 तक, और इन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध किया और उसके लिए प्रतिबद्ध रहे। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण करने के लिए भी चर्चित रहे। चौथे व्यक्ति थे सुकर्णो,
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे और इन्होंने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में मदद की और 1945 से लेकर 1965 तक ये शासक रहे इंडोनेशिया के। अंतिम और पांचवें हैं बामे एना क्रूम। कौन थे? बामे एना क्रूम प्रधानमंत्री, घाना के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। 1952 में आज़ाद हुआ घाना। तो एना क्रूमा ये भी समाजवाद के पक्षधर थे और नव उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे थे। सैनिक षड्यंत्र से इनका तख्तापलट हुआ। तो ये 5 लोग हैं जिनको हमें याद रखने हैं। पहले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं टीटो यूगोस्लाविया के, तीसरे हैं नासिर मिस्र के, चौथे हैं सुकर्णो इंडोनेशिया के, पांचवें हैं बामे एना क्रूमा घाना। तो इन 5 लोगों को नाम हमें याद रखने हैं। इन्होंने की एक विचार रखा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और एक नए अलग गुट का निर्माण करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने की। अब देखते हैं कि इसमें और क्या है, इन्होंने क्या क्या मांगें रखी, क्या क्या इनका रहा। द्विध्रुवीयता को चुनौती गुटनिरपेक्ष के द्वारा द्विध्रुवीयता को चुनौती दी गई। किस तरह शीत युद्ध की वजह से विश्व 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बंट रहा था। इसी संदर्भ में गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। और हमें पता है 2 नाम और हैं, एक तो हैं सुकर्णो इंडोनेशिया और बामा के एना क्रूम। ये 5 नेताओं ने इसका समर्थन किया और एक अलग से ही गुट बनाने का प्रयास किया। ये संस्थापक रहे और इसकी नींव बांडुंग सम्मेलन में रखी गई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ। इन 5 देशों के बीच इनके निम्नतम कार्य या निम्नतम साझी बातें ये थीं। ये मतलब शुरुआत में क्या चाहते थे, ये 2-3 चीज़ें चाहते थे कि इन 5 देशों के बीच सहयोग रहे। सबसे पहले मतलब मिनिमम एजेंडा था इनका, शीत युद्ध के प्रसार और इसके बढ़ते दायरे को रोकें किसी भी तरह से। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों को नाटकीय उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। तो इन सब को रोकना। पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन अर्थात 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में सिर्फ कितने सदस्यों ने भाग लिया? 25 सदस्यों ने भाग लिया। अब तक इसके 17 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। वेनेजुएला में हुआ था जो, और उसमें 120 सदस्य देश थे और 17 पर्यवेक्षक देश थे। जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। इसी कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें अलग अलग विचारधारा के लोग या देश शामिल हुए तो इसे परिभाषित करना मुश्किल होता है। वास्तव में यह आंदोलन क्या है? दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है, यह बताकर इसकी परिभाषा करना ज़्यादा सरल है। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं है कि आंदोलन से जुड़े देश अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में से अलग थलग रखते हैं। अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग नहीं रखते या तटस्थता का पालन करते हैं। गुटनिरपेक्षता का मतलब है पृथकतावाद नहीं। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। 1987 में अमेरिका ने 1987 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। इसे कहते हैं पृथकवाद। उसने पृथकवाद की विदेश नीति अपनाई थी।
इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल था, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। तो ये तटस्थ तो थे नहीं, ये मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के उनके संकल्प में थी। अर्थात इनकी शक्ति किस में थी? एकता में। नहीं तो ये कमज़ोर देश थे और दोनों गुट शक्तिशाली थे। गुटनिरपेक्ष का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। तटस्थ रहने वाला तो अलग रहेगा। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और ना ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में कोई पक्ष होता है, उनके पास कोई पक्ष नहीं होता। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए और इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने के टालने के लिए काम किया और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए। इन्होंने एक नया काम क्या किया था? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाने की बात कही थी। और ये बात कब कही इन्होंने? अब ये नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि ये सभी देश कैसे थे? अल्प विकसित या अविकसित देश थे। ये गुटनिरपेक्ष शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देश अल्प विकसित देश का दर्जा मिला। उन देशों को कैसा दर्जा था? गुटनिरपेक्ष वाले देशों को अल्प विकसित का। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायनों में आज़ाद नहीं रह सकता। उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें वह औपनिवेशिक देश भी हो सकता है जिससे राजनीतिक आज़ादी हासिल की है। इसी समझ व नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। इसी समझ से नव आर्थिक अवधारणा का जन्म हुआ, जो अभी हमने पढ़ा है उससे, कि जो अविकसित थे तो उन्होंने विकास की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि नहीं, अब नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, क्योंकि उससे पहले अमेरिका ने गैट बना रखा था व्यापार के संबंध में। तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में टूवर्ड अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन नेम अर्थात गुटनिरपेक्ष सदस्य देशों ने क्या किया? 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास संबंधित सम्मेलन अर्थात अंकटाड में एक प्रस्ताव रखा, टूवर्ड अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ये आपको याद रखने हैं दो चीज़ें यहाँ पर। ये क्या है? टूवर्ड अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ये शीर्षक है। और दूसरी चीज़ है, कहाँ पर प्रस्तुत किया था इन्होंने? अंकटाड में, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये। और 1972 में ये चीज़ें आपको नोट करनी है। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधारों से अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिसका दोहन पश्चिम के विकसित देश कर रहे हैं। मतलब अपने ही संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने की बात कही उन्होंने। अल्प विकसित देशों को पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। अल्प विकसित देशों के सामान भी पश्चिमी बाजार में बिक पाएंगे। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। लागत बहुत महंगी पड़ रही थी, तो उसके लिए भी उन्होंने
मांग रखी कि लागत का अल्प विकसित देशों को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। जो गेट वगैरह थे उन सब में, IMF थी, उनमें भूमिका बढ़ाई जाए, इस तरह की बात की इन्होंने। गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदलती और इससे आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। पहले तो गुटों से अलग रहना इसका उद्देश्य था, लेकिन फिर आर्थिक मुद्दों पर की ओर बढ़ने लगे। ये आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे पहले। सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे। इसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए। इसका मुख्य कारण था विकसित देशों द्वारा किए जा रहे तेज विरोध। विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे, जबकि गुटनिरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी। देखिए, भारत और शीत युद्ध, ये हो गया गुटनिरपेक्ष आपका, ठीक है। 5 देशों ने निर्माण किया और इसके क्या उद्देश्य रहे, तो गुटनिरपेक्ष क्या था। अब देखते हैं कि भारत शीत युद्ध में किस तरह से भूमिका रही है भारत की। तो यहाँ पे देखते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों खेमेबंदी से अलग रखा। पहली भूमिका क्या थी? खेमेबंदी से अपने को अलग रखा। दूसरी, भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों की महाशक्तियों खेमे में जाने की पुरजोर विरोध किया। 2 काम इसने किए, अपने को पहले को दूर रखा और अन्य को भी उस खेमों में जाने से रोका, और उसके लिए गुट बनाया, गुटनिरपेक्ष। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी, न ही निष्क्रियता की। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदियों की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। भारत के राजनीतिज्ञों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर को प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता करने के लिए हुआ। मिसाल के तौर पर 1950 के दौर में, दशक के शुरुआती सालों में कोरिया युद्ध के दौरान भारत ने मध्यस्थता कब की? 1950 दशक में कोरिया युद्ध में की। उसके बाद इन्होंने यहाँ यह याद रखना भी जरूरी है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े थे। नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया, जो शीत युद्ध को खत्म करने में न सही पर उसकी जकड़ ढीली करने में सकारात्मक भूमिका निभाए। तो शीत युद्ध को चाहे ख़त्म करने में सफल नहीं हुए हो भारत, लेकिन भारत ने उसे कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखिए, गुटनिरपेक्ष की नीति में कम से कम 2 तरह से भारत को प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। जो गुटनिरपेक्ष की नीति थी वो हमारे लिए 2 तरह से लाभप्रद थी। पहली बात तो ये है कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित साधता होता हो, न कि महाशक्तियों और उनके खेमे के देशों का। दूसरा लाभ ये था, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रही है, तो अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही धौंस जमा सकता था। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना की गई। हम यहाँ ऐसी 2 आलोचनाओं को देखेंगे। एक तो इसे सिद्धांत विहीन बताया गया। गुटनिरपेक्ष सिद्धांत विहीन बताया गया। क्यों बताया गया? क्योंकि 1971 में हमने सोवियत संघ से मित्रता संधि की।
1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान करनी पड़ी, बांग्लादेश संकट के समय। तो ये एक यथार्थवादी नीति थी जो कि भारत की विदेश नीति में आई, लेकिन ये सत्य है कि गुटनिरपेक्षता में इसका स्थान नहीं था। गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि सन 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता और प्रभावकारिता में थोड़ी कम ताकत बन सकते हैं। गुटनिरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है। ये देश अपने स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। यह आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर टिका है। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर होता है शीत युद्ध। शीत युद्ध के बाद गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता में नेताओं की भूमिका, जैसे जवाहरलाल नेहरू, नासिर, सुकर्णो, एना क्रूमा आदि नेता। और फिर इसके बाद भारत के द्वारा 1971 में एक यथार्थवादी रूस के साथ संधि के लिए आलोचना की जाती है। आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। आप अपने मित्रों को इसे भेजें और उसे शेयर करें जो भी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स वाचिंग।